हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे वीडियो के परिंदे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फिजिक्स 101 लेक्चर नंबर 38 थर्मल फिजिक्स। हमने लेक्चर नंबर 36 के अंदर 37 के अंदर थर्मल फिजिक्स को पढ़ा और आज का ये जो हमारा लास्ट और थर्ड टॉपिक है थर्मल फिजिक्स का। इसके अंदर उसने बोला कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखिए, काफी इजी है, इसको आप स्किप कर सकते हैं अगर आपने पीछे के लेक्चर अच्छे से पढ़े हैं। तो यहाँ पे वो ये कहता है कि जो हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है, यानी कि हायर से लोअर की तरफ हमने 36 के अंदर पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास ये जो चीजें हैं, कोई मैटर है, मतलब कोई भी मादा है, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मदद से मिलकर बनता है। छोटे छोटे, जो सबसे छोटा जरा, मतलब एक चीज को अगर हम टुकड़ों में डिवाइड करते जाते हैं, आप एक रेत का जर्रा ले लें, उसको टुकड़ों में डिवाइड करते जाए, यहाँ तक वो आंख से नजर नहीं आता। इवन उसको छोटे छोटे मतलब जो उसका आखिरी पार्टिकल होता है ना, आखिरी टुकड़ा आता है जिससे वो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, उसको एटम कहते हैं। कुछ एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो वो कहता है कि कोई भी हमारे पास जो मैटर है, कोई मादा है, वो मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलके बना होता है। बेसिकली नॉर्मल काफी इजी है। यहाँ पे कहता है कि हमारे पास अगर कोई मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर अगर आप हरारत देंगे उसको, तो वो काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था पिछले लेक्चर में 37 में, कि जब हम मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी उसकी आ जाती है, जब हम उसको हरारत देते हैं, हीट देते हैं, इस पॉइंट के अंदर उसने बताया, तो वो फिर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी, हरारत की वजह से उनमें गर्मी पैदा हो जाती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है, और ये मतलब कोई दो बॉक्स हैं, यहाँ पे ये देखें, इसके मॉलिक्यूल जो हैं, इनको अभी ये ठंडे हैं, तो छोटी छोटी नॉर्मल मोशन में, ये छोटे तीर का मतलब है नॉर्मल मोशन है। ठीक है, जब इनकी हमने हॉट कर दिया गैस को, ये देखिएगा गैस को गर्म कर दिया, तो इनके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो ये मूव करना शुरू कर देते हैं स्पीड से। ये देखिए इनकी स्पीड ज्यादा होगी, यानी कि इनके एरोस जो है उनको इंक्रीज कर दे। ये यहाँ पे बताया कि गैस जो हमेशा हॉट से कूल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है, यानी कि इसका टेम्परेचर हायर है और इसका लोअर है, तो यहाँ से इसकी तरफ मूव करेगी। इजी पॉइंट छोड़ दें, बस हल्का सा पढ़ लें। उसके बाद हमारे पास हीट की वही बातें वो बार बार बता रहा है, जो बेसिक चीजें हमने पीछे पढ़ी थी। कि यहाँ पे उसने एक बताया कि स्टडी ऑफ हीट, ये एक डेफिनेशन नॉर्मल सी बन रही है, आती नहीं है, कभी पेपर में आई नहीं है। स्टडी ऑफ हीट considered as the rising the room random temperature, जो है मोशन ऑफ द बेसिक, यानी कि जो भी हमारे पास मैटर है, उसको जब हम हीट देते हैं तो उसके अंदर मतलब कोई रैंडम मोशन पैदा हो जाती है हरारत की वजह से। तो कहता है इज द एरिया ऑफ फिजिक्स, इस तरह की स्टडी को हम स्टैटिकल मैकेनिक्स कहते हैं। यानी कि वो वाली स्टडी जिसके अंदर हम किसी चीज को हरारत देते हैं और उस चीज के अंदर, उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसके एटम्स के अंदर गर्मी की वजह से मोशन पैदा हो जाए, तो वो जो पार्टिकल है उसकी जो स्टडी है, उसको हम कहते हैं कि स्टैटिकल मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है बेसिकली, उसकी उसने डिफाइन दी, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये काफी चीजें हैं, छोटे छोटे उसने बोले हैं कि हमारे पास कैलकुलेशन की जाती है, हम ये करते हैं, वो करते हैं। ये आपने कुछ नहीं याद करना है इसमें से, ये छोड़ देना आपने। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा टेम्परेचर, एवरेज एनर्जी जो है हमारे पास, एवरेज एनर्जी। एनर्जी, एवरेज का मतलब होता है औसतन, जो हम उसको औसत निकालते हैं। कहते हैं टेम्परेचर एवरेज एनर्जी रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ द एटम ऑब्जेक्ट हीट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट। यानी कि कहता है कि जब हम किसी एक चीज को टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर देने की वजह से उसके अंदर कोई ना कोई मतलब एनर्जी पैदा होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। ठीक है, और उसी एनर्जी की वो बात करता है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आप गर्मी में अपनी बर्फ जो है, आगे गर्मी आ रही है, बर्फ जो है आप गर्मी में रखेंगे, तो हरारत जो है, सूरज की रोशनी जो है वो ट्रांसफर होगी आपकी बर्फ के अंदर और बर्फ पिघल जाएगी। यही सीन होता है कि टेम्परेचर देने की वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है, और वो जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, ये भी पॉइंट बस पढ़ने का, याद करने का कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी जो पीछे हमने पढ़ा, जो एटम्स हैं हमारे पास वो कोलाइड करते हैं विद ईच अदर इज कॉल्ड आइडियल गैस। वो कहता है कि हमारे पास फर्ज करें कि गैस है, सो डिल्यूट है, मतलब गैस का टेम्परेचर कम करते जाते हैं। जब हम गैस का टेम्परेचर कम करते हैं तो वो लिक्विड की तरफ जाना शुरू कर देती है। मैंने आपको लेक्चर नंबर शायद बताया है 29 के अंदर या कहीं समथिंग। तो कहता है कि हमारी जो गैस है वो काफी डिल्यूट है, यानी कि डिल्यूट का मतलब होता है लिक्विड टाइप का कुछ, तो यानी पतला। एक्चुअल में लिक्विड नहीं हो जाता, लेकिन डिल्यूट का मतलब होता है थोड़ा सा पतला। ठीक है, तो वो कहता है कि हमारे पास गैस इस कदर डिल्यूट है दैट के एटम जो उसके अंदर मौजूद है वो कोलाइड कर रहे हैं विद ईच अदर, उसके जो एटम है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं।
इसको वो कहता है कि आप आइडियल गैस कह सकते हैं। बेसिकली ये कोई पॉइंट नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है, सिर्फ रीड करना है एक बार, ठीक है। समझ होनी चाहिए बातों की, टेम्परेचर की वजह से क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे उसने बोला कि अगर हम किसी चीज को टेम्परेचर देते हैं, प्रेशर देते हैं, फिर वो क्या सीन है। तो हमने कल जो पढ़ा था वही टॉपिक रिपीट हो रहा है कि जब आप किसी चीज के अंदर टेम्परेचर देते हैं, उसके अंदर मालिक्यूल के अंदर हरकत पैदा हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो दीवारों के साथ टकराता है। यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अगर आप उनके अंदर नीचे से बॉक्स को आपने हरारत देना शुरू कर दिया, तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो गर्मी को गेन करते हैं, यानी कि हरारत उनके अंदर आ जाती है, फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। वो एक दीवार से टकराते हैं, फिर दूसरी दीवार के साथ टकराते हैं। टकराने की वजह से वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। दीवारों से टकरा टकरा के ऊपर ढकने से टकराए ऐसे मॉलिक्यूल, तो वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो कहता है कि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। ये कल मैंने तफसील से पढ़ाई है। ये वाला जो टॉपिक है इसको नॉर्मल रीड कीजिएगा। जो लेक्चर नंबर 37 था उसमें बड़ी डिटेल से हमने बात की है, तो आपने 37 पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। कहता है यही जो है हमारे पास। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास कोई आइडियल गैस है, ठीक है, उसके अंदर कहता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट कर दिया जाता है, ठीक है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यही बात हमने कल पढ़ी थी कि अगर ये हमने कल पॉइंट पढ़े थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे पॉइंट मैंने कल आपको तफसील से बताए थे इस टॉपिक के अंदर, फर्स्ट पॉइंट के अंदर, ठीक है, कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वही बात वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। टाइम मत वेस्ट कीजिए। अगर आपने 36 को 7 को अच्छे से किया है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं लेक्चर को पूरे को, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है कि टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑफकोर्स जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उस चीज का वॉल्यूम भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। वो आगे यहाँ पे एक पॉइंट है, वो कहता है कि एयर इन द बैलून, अगर हवा के गुब्बारे के अंदर हमने कोई बैलून में हवा डाल दी है, उसको हमने हीट अप कर दिया, इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज। एक्चुअल में इस सीन के अंदर वो क्या कहता है कि गुब्बारे के अंदर जब हमने हवा डाल दी, फिर हम गुब्बारे को गर्म करना शुरू कर देते हैं, तो गर्म करने की वजह से गुब्बारे को उसके अंदर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर। एक तो पीछे इन गोल गप्पे बेचने वालों ने बड़ा सताया हुआ है। तो जहाँ पे जब गुब्बारे के अंदर वो हवा है वो गर्म होने की वजह से उसके मॉलिक्यूल के अंदर जो है हरारत पैदा हो जाती है, प्रेशर पैदा हो जाता है, तो वो बैलून क्या करेगा, बैलून की जो वाल्स है प्रेशर होने की वजह से वो फट जाएगा, ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि बैलून के अंदर अगर आप हवा डालते हैं तो उसको आप धूप में रख देते हैं, अक्सर गुब्बारे धूप में बड़े फट जाते हैं क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर हरारत जो है पैदा हो जाती है, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वो फट जाता है, तो उसकी वाल्स के साथ टकराता है तो वो फट जाता है। यहाँ पे कहता है नोट दैट वेयर इज द एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल कम्स फ्रॉम एट जीरो एंड आइडियल गैस वुड हैव जीरो वॉल्यूम बिकॉज द एटम वुड नॉट बी मूविंग। ये पॉइंट जो है हमने पीछे पढ़ा भी था लेक्चर नंबर शायद 27 या 28 के अंदर। मैंने आपको एब्सोल्यूट जीरो और जीरो केल्विन जो है वो तफसील से बताया था कि क्या सीन है। यहाँ पे मैं इस पे टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। उसके बाद प्रेशर इज रिलेटेड टू द आउटवर्ड। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट था, हमने इसको मैं यहाँ पे पेंट पे क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो हमें एक इक्वेशन याद होनी चाहिए जो हमने बचपन में नहीं पिछले मतलब लेक्चर्स के अंदर पढ़ी थी। वो देखिएगा, हमारे पास इम्पल्स आपने पढ़ा था मोमेंटम का सीन। मोमेंटम के अंदर आपने पढ़ा था जो पी हमारा होता है वो इक्वल होता है जो हमारे पास आई, ठीक है। या इम्पल्स नहीं, मैं एफ की बात करता हूँ। एफ जो है फोर्स मल्टीप्लाई, अगर टाइम के साथ इसको आपने मल्टीप्लाई किया था, इम्पल्स यानी कि मोमेंटम आपने पढ़ा था, ठीक है। एफ ज़रब टी। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे एफ चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस पी के साथ जो है मोमेंटम के नीचे टी को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा साथ में क्या आ जाएगा, ये जो एफ है ये इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। ये काफी सिंपल सा वही चीज यहाँ पे वो बता रहा है कि न्यूटन का थर्ड उसने सेकंड लॉ लगा दिया, क्योंकि न्यूटन का जो सेकंड लॉ था वो मोमेंटम के लॉ को जो है वो डिफाइन करता था। इसलिए उसने बोला कि जो डेल पी है मोमेंटम, उसको टी से डिवाइड करें तो आपको कोई फोर्स मिल जाती है। अब यहाँ पे मोमेंटम क्या है, वो जो मॉलिक्यूल्स इस कदर तंग करते हैं ना, ये मतलब उन्होंने भी खैर अपना काम करना है, बार बार मुझे जो है ना वो टॉपिक से हटा देते हैं। गोलगप्पे बेच रहे हैं जी माशाल्लाह। खैर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास डेल पी है ये हमारे पास कोई मोमेंटम है, ठीक है। और ये डेल टी टाइम के अंदर वो डिस्ट्रॉय कर रहा है उसका टेम्परेचर। मसलन सीन क्या है, जब हमारे पास वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी बर्तन के अंदर हैं, किसी कंटेनर के अंदर है, किसी बॉक्स में, किसी गुब्बारे में, वो जब मोशन करते हैं उसकी मूवमेंट होती है तो मोमेंटम पैदा होता है, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे उसने डिस्कस किया है। आपने बेसिकली इसको भी यहाँ पे टच नहीं करना क्योंकि ये टॉपिक आपका मोमेंटम का टॉपिक ही हमने अलग पढ़ा। तो अगर वो मोमेंटम पे क्वेश्चन देता है तो उसने ऑलरेडी हमें पीछे स्टडी दी हुई है, वहां से उठाएगा। ये भी आपने पॉइंट नहीं करना, लेकिन देख लेना है। कहता वी कैन डू लिटिल कैलकुलेशन फाइंड द प्रेशर इन द आइडियल गैस। अब वो इसकी मदद से प्रेशर फाइंड करने की कोशिश करेगा। ये पॉइंट जो है यहाँ पे वो दे सकता है, उसको देख लेते हैं।
इस पॉइंट के अंदर समझिएगा, वो कहता है कि फर्ज करो हमारे पास कोई एक बॉक्स है, ठीक है, और उसका कोई वॉल्यूम V है और उसके अंदर n का मतलब होता है कोई कीमत मालूम नहीं है, काफी सारे यानी कि n एटम्स मौजूद हैं। एवरेज स्पीड वो कहता है कि इसकी हमें जो है वो बताओ, और इसकी डायरेक्शन जो है x है, और उसका जो वॉल्यूम है x की डायरेक्शन में Vx उसका वॉल्यूम है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमें इसकी स्पीड बताओ। ये एक न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पे ये स्पीड के लिए जो मतलब उसने खुद ही हमें ये वैल्यू निकाल के दी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, मैं यहाँ पे आपको एक चीज हाईलाइट करके देना चाहता हूँ, वो ये है कि हमें जो फाइंड करनी है चीज, उसने हमें ये पूछी है, ठीक है, ये चीज उसने हमें पूछी है। कहता है कि हमें काइनेटिक एनर्जी जो है मालूम करके दे, किस चीज की, उस एटम की जो बॉक्स के अंदर मालूम है, मतलब मौजूद है। यानी कि उसने बोला कि बॉक्स के अंदर वॉल्यूम के मतलब बॉक्स का जो वॉल्यूम है उसके अंदर n एटम है, किसी एक एटम जो है ना, किसी एक एटम को पकड़ लो, ठीक है, कहते हैं कि उसकी हमें काइनेटिक एनर्जी बताओ। सिर्फ एक एटम से रिलेटेड हम बात करेंगे, बात को समझिएगा। यहाँ पे मेरे पास फार्मूला लगा के सबसे पहले तो उसने हमें बोला कि यहाँ पे एक बॉक्स है, तो ये मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मतलब ये कोई एक एटम है, ठीक है। हम ज्यादा एटम्स की बात नहीं करेंगे, काफी ज्यादा होंगे, लेकिन हम किसी एक एटम को पकड़ेंगे। ये एक एटम है, ये वाला पकड़ रहा हूँ, ठीक है। इस एटम ने इस तरफ को भी जाना है, इस तरफ को भी जाना है, ऊपर भी जाना है, नीचे भी आना है, ठीक है। क्यों? उसकी वजह ये है कि इसके अंदर हमने जब नीचे आग चलाई तो इसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा हमारे पास 1/2 mv का स्केयर होता है, ठीक है, mv का स्केयर। ये कुछ मोमेंटम से रिलेटेड बात होती है, तो इसको हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। तो उसने हमें यहाँ पे बताया कि खुद ही कुछ वैल्यूज उसने हमें दी हुई हैं, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। सिर्फ ये है कि उसने बोला एक्स और वाई डायरेक्शन में ये जो एक पार्टिकल है, कभी ये इधर को भी मूव करेगा, इधर को भी मूव करेगा, दो डायरेक्शन है। एक्स की डायरेक्शन जो पॉजिटिव साइड पे भी जाएगा और नेगेटिव साइड पे भी जाएगा, ये बात याद रखिएगा, दोनों साइड पे कहता है मूव कर रहा है। नंबर ऑफ एटम जो है वो कहता है कि इसके अंदर डेल टी, मतलब कोई ना कोई टाइम तो लगेगा। वो कहता है डेल टी टाइम के अंदर जो उसके नंबर ऑफ एटम है ना, उसने खुद ही दे दिया हमें, n/2 जो है, और 1/v और vx और डेल टी। यहाँ पे उसने, यहाँ पे वो जो बॉक्स है उसके अंदर कोई एरिया है, उसके लिए उसने a दे दिया। डेल टी वो जो टाइम लगना है उसके अंदर वो टाइम भी दे दिया। n ओवर यानी कि 2 और 1/v, vx जो है x की डायरेक्शन में, उसने हमें यहाँ पे जो है वॉल्यूम भी दे दी। ये सारी चीजें उसने हमें एक दी हुई है, यानी गिवन डाटा है हमारे पास। इसको इसी तरह पकड़ के हमने जो पुट कर देना है। अब समझिएगा बात को, हमारे पास जो मोमेंटम होता है किसी भी पार्टिकल के अंदर, मोमेंटम को हम हमेशा p से जाहिर करते हैं, ठीक है, मोमेंटम को हम जाहिर करते हैं p के साथ। यहाँ पे भी हमने p से जाहिर करना है, लेकिन उसने कहा कि हमें काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें हमेशा टोटल मोमेंटम चाहिए। तो टोटल मोमेंटम हमारे पास जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये मोमेंटम है हमारा टोटल। तो टोटल मोमेंटम इस एटम का चेंज इन मोमेंटम और नंबर ऑफ एटम, यानी कि नंबर ऑफ एटम जो है हमारे पास, उसको हमने चेंज इन मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें टोटल जो है यहाँ पे मोमेंटम मिल जाएगा। टोटल मोमेंटम को हम जाहिर करते हैं यहाँ पे, टोटल चेंज इन मोमेंटम को हम जाहिर करते हैं डेल पी के साथ, ठीक है। पी इसलिए लगाया चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि जैसे जैसे बुक में किया वैसे सेम, ठीक है। डेल पी है, यहाँ पे हमारे पास कोई एक एटम है फर्ज करो, तो उसके लिए हमारे पास जो मोमेंटम है वो कोई पी मोमेंटम है, ठीक है, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना आपने नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे नंबर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ एटम्स। ये जो पी है हमारे पास, इसको देखिएगा, ये हमारे पास उसने खुद बोला है कि ये राइट साइड पे भी जा रहा है और लेफ्ट साइड पे भी जा रहा है, तो दोनों तरफ जा रहा है। तो इसके लिए हमें इसके साथ जो है 2p लगाना पड़ेगा। 2p लगा दिया हमने, ठीक है, 2p लगा दिया, और साथ में हमने वही नंबर ऑफ एटम लिख दिया। अब नंबर ऑफ एटम उसने हमें दिया हुआ है, यानी कि n/2 1/v, ये जो वैल्यू उसने हमें दी है, यहाँ पे मैं सिर्फ उसकी वही वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। इसको लिखने के बाद यहाँ पे देखिएगा, ये जो p है एक्चुअल में p, ये जो मोमेंटम है ये होता है p जो है हमारे पास इक्वल होता है mv, ठीक है। मोमेंटम हमेशा हमारा mv होता है। तो यहाँ पे जो p की जगह पे मैंने mv लिख देना है, mv लिख दिया, ठीक है, और ये जो 2 है साथ में लिख दिया, और साथ में ये वाली जो वैल्यू है ये सेम सेम नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे जो ये जो 2 है, इस 2 के साथ मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा,
ठीक है, इसको मैंने इसके साथ कैंसिल आउट कर दिया। अब ये सारी जो कैलकुलेशन है मैं आपको बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करके उसके ऊपर तो आपको शो करवाता हूँ ताकि आपको ये काम भी आ जाए, आपकी क्लास में मैं सेंड कर दूंगा। देखिएगा यहाँ पे इसको मैं जो है ले चलता हूँ इसके ऊपर। ये देखिए यहाँ पे फार्मूला मैंने निकाल दिया। टोटल चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, और नंबर ऑफ टोटल जो एटम होते हैं उनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो टोटल मोमेंटम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास जो डेल पी है इसको टोटल मोमेंटम का नाम दिया, पी जो है मोमेंटम है किसी एक एटम का, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम किसी एक का, और नंबर ऑफ एटम जो है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो P है इसके साथ मैंने 2 लिख दिया। उसकी वजह ये है कि जो एक एटम है मैंने आपको बताया कि वो कभी इधर जाकर टकराएगा कभी इधर जाकर टकराएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन आपको दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2P लिख दिया, नंबर ऑफ एटम जो है, ठीक है, एटम के जाने और आने का वक्त जो है P प्लस और P वार, यानी कि जाने और आने के दोनों का जो है ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव। नेगेटिव अलामत नहीं है, ये एक्स की है, यानी कि डायरेक्शन एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड 2P। अब जो हमारे पास मोमेंटम होता है, मोमेंटम का हमारे पास फार्मूला होता है mv, ठीक है। P की जगह पे मैंने mv लिख दिया, ये 2 सेम नीचे आ गया। नंबर जो ऑफ एटम है आपको बुक पे दिया हुआ है वो मैंने सेम नीचे लिख दिया। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। mv जो है ये vx था, ये आगे वाले vx के साथ मल्टीप्लीकेशन हो गई, ठीक है। एम वी एक्स का स्केयर हो जाएगा, और एन जो है और ये वी सेम सेम मैं नीचे ले आया इसको, एम वी का स्केयर एन ओवर वी और ए डेल टी, ठीक है, साथ में वैसे सेम का सेम लिख दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ये एंड पे ये जो हमने ये फाइंड किया डेल पी, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। हमने चेंज इन टोटल मोमेंटम जो है वो फाइंड कर लिया, वो क्या है एम वी का स्केयर एन ओवर वी और डेल टी और ए, ये आगे फार्मूला पुट होना है, ठीक है। अब ये फार्मूला कहाँ पुट होगा, ये फार्मूला पुट होगा प्रेशर जो होता है वो हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर किसी यूनिट एरिया पे फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो उसको प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेशर होता है, और ये जो एफ है फोर्स, ये इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, डेल पी और डेल टी। इन किसी यूनिट टाइम के अंदर अगर मोमेंटम चेंज हो रहा था तो उसको हम फोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। और ये टी को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हम फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, इसको हम मोमेंटम कहते हैं। तो इसमें से मैंने फोर्स की वैल्यू जो है इसके ऊपर पुट कर देनी है सिर्फ एफ के साथ, और ये नीचे लिख देना है। तो ये ऊपर की वैल्यू इतनी सी मैंने जो है ना, इतनी सी वैल्यू, ये इतनी सी वैल्यू जो है ये मैंने वो ये वाली दर्ज कर दी, और ये जो ए है उसको मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब ये जो डेल पी है अभी हमने अभी जो निकाला है वो डेल पी की जगह सिर्फ मैंने उसकी वैल्यू डालनी है, बाकी ये दोनों नीचे की वैल्यू सेम लिख देनी है। तो डेल पी हमने निकाला है एम वी का स्केयर एन ओवर वी, और डेल टी और ए हमने निकाला था, ठीक है। बाकी ये डेल टी और ए मैंने नीचे लिख दिया सेम सेम, ठीक है। नीचे मैंने ये नहीं लिखा हुआ, मिस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डेल टी है इस डेल टी के साथ कैंसिल हो गया। ये जो ए है नीचे जो ए आना था ये बटे के नीचे यानी कि ओवर के नीचे, उसके साथ कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास वैल्यू बच गई एम वी का स्केयर एन ओवर वी, ठीक है। ये वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर रहे थे। अब नेक्स्ट इसको देखिएगा, हमें ये वैल्यू कहाँ तक मिल गई, ये वैल्यू हमें यहाँ तक मिल गई, एन ओवर वी एम वी का स्केयर मिल गया हमें, ठीक है। हमने फाइनल वैल्यू जो निकाली है वो है ये जो 2 है साथ में, ये उसने बाद में पुट किया। क्यों पुट किया ये मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो है हमें ये चीज फाइंड करनी है कि काइनेटिक एनर्जी, सवाल हमारा काइनेटिक एनर्जी वाला है, तो ये वाली चीजों से हमने काइनेटिक एनर्जी बनानी है। काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होती है उसका फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फार्मूला होता है 1/2 एम वी का स्केयर, 1/2 एम, ठीक है, वी का स्केयर, ठीक है। ये वाली एक्चुअल हमने वैल्यू बनानी है। तो इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे देखिएगा एम वी का स्केयर तो है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे जो एन है ओवर वे, ये जो वी है ये भी हमारे पास मौजूद है, और हमें यहाँ पे 2 नहीं मौजूद। तो 2 लाने के लिए हमें क्या करना है, उसी वैल्यू के जो हमारे पास है, इसको मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। हमें क्या लाना है, हमारे पास जो एक्चुअल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, ये हमारी एक्चुअल इक्वेशन है, ये एम है, ठीक है, ये हमें एक्चुअल इक्वेशन मिली। हमें यहाँ पे नीचे भी 2 चाहिए क्योंकि हमें 1/2 होता है ना, तो यहाँ पे ऊपर भी हमने 2 लगा दिया साथ में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये जो 2 है और ये जो 2 है क्यों लगा दिया, अगर 2 को मल्टीप्लाई करें डिवाइड भी कर सकते हैं साथ में, ठीक है, ये रूल होता है मैथ का। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इसको फिर रीअरेंज करूंगा, ये वाला 1/2 साइड पे कर लूंगा, एम वी का स्केयर जो है इसको भी साइड पे कर लूंगा, और एन ओवर वी जो है इसको साइड पे कर दूंगा। तो हमारी कितनी खूबसूरत इक्वेशन बन जाएगी, बल्कि यहाँ पे बन गई कि ये जो हमारे पास एन एम वी एक्स का स्केयर आया था, ये जो एम वी एक्स का स्केयर आया था, इस वैल्यू के साथ हम देखिएगा 1/2 साथ में लगा दिया, और 1/2 ये जो है इसको हमने इतना सा, ये जो पोर्शन है जिसको मैं दोबारा से इसको मैं करता हूं, सिर्फ इतना सा पोर्शन जो है
इतना सा, ये काइनेटिक एनर्जी है। ये जो 2n/v था, ये जो नीचे का v था यहाँ पे इस साइड पे p के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया pv। ठीक है, ये क्या बन गया pv, नीचे का v, और ये जो n है साइड पे हो गया, तो ये जो mvx का स्क्वायर था इसके साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को डिवाइड कर दिया, तो ये जो अंदर की वैल्यू है जिसको मैंने सर्कल के अंदर किया हुआ है, ये वैल्यू हमारी बन गई काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक न्यूमेरिकल था, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पे नेक्स्ट वो कह रहा है कि रिटर्न टू आवर, मतलब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हीट जो है उसकी वजह से रैंडम एनर्जी पैदा होती है स्मॉल पार्टिकल के अंदर, यानी कि जब हम हीट देते हैं तो पार्टिकल जो है वो हीट अप होते हैं और वो मूव करते हैं। तो उसके लिए उसने बोला कि 1/2 mv का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी जो है हमने फाइंड करनी थी पार्टिकल की, और उसको फाइंड करने का ये जो हमने सारा स्टेप किया। ठीक है, उसकी डायरेक्शन ग्रेटर द हायर टेम्परेचर, अगर जितना उसका टेम्परेचर हायर होगा और जितना उसका टेम्परेचर कम होगा, तो उसके कहने का मतलब है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ये जो है पार्टिकल की, ये वाली, ये उतनी ज्यादा होगी। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये जो 1/2 mv का स्क्वायर है ये काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के उसके ऊपर उसने बोला m/2 mv का स्क्वायर जो है हमारे पास, ये जो डायरेक्टली साइन को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगा लिया, उस कांस्टेंट का नाम था बोल्टमैन कांस्टेंट। हमने लेक्चर नंबर 36 के अंदर भी ये पढ़ा था। ठीक है, काफी इजी है, आपने ये ऊपर वाला इसको समझ लिया जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे ये जो x, vx का स्क्वायर, vy का स्क्वायर, vz, इसका मतलब है कि ये जो एक पार्टिकल था ना, हमारा एक पार्टिकल, जिसको मैंने कहा था कि कोई एक, ये हमारे पास ये था, तो ये अगर इस साइड पे चला जाए, ये ऊपर की साइड पे चला जाए, या ये फिर नीचे की साइड पे आ जाए, मिसाल के तौर पे आप अपने घर के किसी कमरे की किसी कोने की दीवार को देखें। ठीक है, आपका जो हमारा घर होता है उसके जो कोने होते हैं, यानी कि हमारा ये फर्ज करें ये हमारा कमरा है। ठीक है, ये कमरा है। ठीक है, और इसके ये जो कोने होते हैं इनको समझिएगा कि हमारे पास 3 किस्म की दीवार होती है। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं इस तरह से कर देता हूँ, ये हमारा कमरा है। ठीक है, और ये कमरे की कोई अंदर की साइड है। ठीक है, कमरे की कोई अंदर की साइड है। ठीक है, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमारे पास एक दीवार ऊपर की तरफ जा रही होती है, ये वाली, एक दीवार जो है राइट साइड पे जा रही होती है या लेफ्ट साइड पे जा रही होती है। ठीक है, एक दीवार जो अंदर की तरफ जा रही होती है, तो यानी कि ऊपर की तरफ जाने वाली, दाएं की तरफ जाने वाली, ठीक है, ऊपर, दाएं और बाएं की तरफ जाने वाली, इधर को ले जाओ, ये 3 तरह का। आप पहले अपनी वीडियो को ब्रेक लगा के किसी कोने की तरफ देखो, अपने किसी कमरे के कोने की तरफ देखो, ऊपर की दीवार, राइट साइड पे, यानी कि जो तीनों कोने हैं, एक एक्स साइड है, एक वाई साइड है और एक जेड साइड है, यानी कि जो पार्टिकल है वो 3 साइड की डायरेक्शन को मूव करता है, जेड की साइड पे, वाई की साइड पे और एक्स की साइड पे, ये तीनों जो है वो बराबर होती हैं दीवारें। ठीक है, इसी तरह ये वैल्यूज आप कह सकते हैं कि बराबर होती है। देयरफॉर एवरेज टोटल वेलोसिटी जो है उन सब का जो एवरेज होता है इन सब को, यानी कि कमरा कैसे बनता है, एक दीवार, दूसरी दीवार और तीनों दीवारों को इकट्ठा करके कमरा बनता है। इसी तरह जो हमारी एवरेज एनर्जी होगी वो सबका जमा होगा, इसका एक्स वाले का, वाई वाले का और जेड वाले का। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस, ठीक है, ये बन गया हमारा टोटल एवरेज। ठीक है, इसको हमने 3 साथ में क्यों लिख दिया, क्योंकि ये हमारी 3 वैल्यूज हैं, जेड, एक्स और वाई वाली, तो साथ में 3 लिख दिया और ये हमारा सेम वैल्यू। बाकी ये वही इजी उसने स्टेप लिखा है। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv का स्क्वायर। ये जो हमने v फाइंड किया ना, vx का स्क्वायर, ये सिर्फ इतने छोटे v पे लगाना है सिर्फ, बाकी वैल्यू वही। तो जो v हमने फाइंड किया वो ये है 3v का स्क्वायर, और ये m को साथ में m लिख देना और v की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये 3 जो है ऊपर आ गया, ये 2 ऑलरेडी मौजूद था, ये यहाँ पे लिख दिया, और mv जो है उसकी जगह पे हमने बोल्टमैन कांस्टेंट जो कि इक्वेशन है वो लिख दी, और ये यहाँ पे हमारे पास ये न्यू इक्वेशन ड्राइव होगी। इस इक्वेशन को आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि ये क्विज के अंदर आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आप भी हिम्मत कर लिया करें, सारा कुछ टीचर पे डाला होता है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है रैंडम काइनेटिक एनर्जी जो है, ये आप इसको भी आप छोड़ें, अगर आपने लेक्चर नंबर 37 अच्छे से किया है, यहाँ पे ये कोई मॉलिक्यूल है, कोई एटम है, ठीक है, इसको एनर्जी मिलेगी, ये मूव करेगा। ठीक है, ये मूव करेगा जब हम इसको एनर्जी देंगे। मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, अगर उनकी कोई मतलब डिफरेंट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जैसे आयंस अट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह वो कहता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसकी वजह क्यों, क्योंकि उनके ऊपर अपोजिट साइंस होते हैं। ठीक है, जब हम उनको हीट देते हैं, दे कैन एस्केप वाटर, मतलब वो फिर जब हम उनको हीट देते हैं तो वो एक दूसरे से स्केप हो जाते हैं, यानी पहले मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं वाटर के, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जब हीट देते हैं उनमें एनर्जी आ जाती है, और एनर्जी आने की वजह से वो एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन टूट जाता है और वो पानी की सतह से निकल जाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं स्टीम बन रही है। ठीक है, ये यहाँ पे ये पॉइंट है। उसके बाद इफ स्टीम इज हीटेड,
अगर वो कहता है हम स्ट्रीम को फर्दर हीट करते जा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो जाते हैं और बिकम यानी कि ये एवेपोरेट हो जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के पानी बनता है ना H2O। H हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, ये टोटल 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो एक पानी का कतरा बनता है, यानी कि 1 मॉलिक्यूल बनता है। तो जब हम इनको गर्म करते हैं तो ये सारे टूट के अलग अलग हो जाते हैं, तो ये पानी में चले जाते हैं। ये एक क्विज है, ठीक है। ये वैसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये वाला एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे उसने बोला कि जब हम गैस के मॉलिक्यूल को गर्म करते हैं, ठीक है, ये ज्यादा गेट हॉट इनफ, यानी कि हद से ज्यादा गर्म हो जाता है, तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, अंधे हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या आयोनाइज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे क्या सीन है, हमारे पास एक, फर्ज करें कि एक हमारे पास एक एटम है, ठीक है, एक एटम है, ये कोई एटम का एक मतलब आप समझ लें कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। जब आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म होने के बाद इसको मैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन बना रहा हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन भी होती है कंप्लीट। जब आप इसको गर्म करेंगे तो जो नेगेटिव होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये सेंट्रल साइन डाल रहा हूँ, नेगेटिव अलग हो जाते हैं और पॉजिटिव अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये जो नेगेटिव होते हैं इनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव होते हैं इनको हम आयन या प्रोटॉन का नाम देते हैं। तो जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है एक मॉलिक्यूल, वो टूट के बिखर जाता है, तो उसके अंदर से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और हमारे पास आयंस जो है रिलीज करता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एटम यानी इलेक्ट्रॉन कैसे पैदा होता है, तो आप कहेंगे जब आप इसको गर्म करते हैं किसी एटम को, उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट आने की वजह से वो लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, या फिर वो गेट आयोनाइज हो जाते हैं, यानी कि वो छोटे छोटे आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आयोनाइज हो जाता है, यानी कि इसको कहते हैं तकसीम हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट भी आयोनाइज होने का मतलब यही उसने दोबारा भी बताया कि अगर आप जितनी ज्यादा हीट देते जाएंगे वो चीजें ब्रेक होके, वो कहता है कि एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तब्दील हो जाएगा। यानी कि फर्ज करें कि हमारे पास कोई सितारा है, उसके अंदर की सतह को इतनी गर्मी मिल गई है, उसकी कोर को इतनी गर्मी मिल गई है किसी स्टार सितारे की, तो वो टूट के बिखर के वो अपने एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर जो है उसमें डिवाइड हो जाएगा इनटू, जो उसका न्यूक्लियस है, उसका सेंटर है, जो दिल है, वो टूट के प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में ये तब्दील हो जाएगा, ठीक है। ये केमिस्ट्री की थोड़ी सी बात है। यहाँ पे उसने थोड़ा सा हमें एग्जाम्पल के तौर पे बताने की कोशिश भी की। इस पॉइंट के अंदर बड़ी खूबसूरत चीज उसने पूछी है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता व्हाई द वाटर मॉलिक्यूल विद द हाई इनफ काइनेटिक एनर्जी की वजह से ब्रेक कर जाते हैं, वाटर की स्केप जो है उसकी जो सतह से क्यों भाग जाते हैं, ठीक है। और वो कहता है कि हाउ डज वाटर मॉलिक्यूल गेट इनफ एनर्जी टू एस्केप, वो कितनी एनर्जी उनको कहाँ से मिल जाती है भाई, वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं। मतलब अगर फर्ज करें आपने एक पानी का जो है वो डब्बा रखा धूप के अंदर, तो आप दो दिन के बाद या एक दिन के अंदर गर्मी में देखेंगे कि वो आपका जो है पानी उसमें से गायब है। उसकी वजह क्या है, सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है, उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी आ रही है धूप की वजह से, ठीक है। एक वजह ये है जिसकी वजह से, एनर्जी की वजह से उसके जो अपने मॉलिक्यूल हैं, पार्टिकल्स हैं, वो गर्मी की शिद्दत को मतलब काइनेटिक एनर्जी मोशन उनकी ज्यादा हो जाती है और वो एक दूसरे से टूटना शुरू हो जाते हैं और वो निकल जाते हैं ऊपर से, बखारात बन जाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है तो आपका जो वाटर है, ठीक है, अगर तो वो स्किन साकन पड़ा, उस पर कोई रोशनी नहीं पड़ रही, तो वो कभी भी एवेपोरेट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका जो पानी है उसके ऊपर कोई बर्तन मतलब ढक्कन नहीं है पानी के ऊपर, आप पानी को मूव करते हैं, मतलब पानी हिलता है, एक दीवार से टकराया, दूसरी दीवार के साथ टकराया, ठीक है, तो टकराने की वजह से उसके जो अंदर पार्टिकल हैं उनके अंदर भी जो है वो काइनेटिक एनर्जी, हरकत की एनर्जी आ जाती है, वो थोड़ी सी गर्माइश पकड़ते हैं। उसकी जो अंदर लेयर्स होती हैं, यानी कि जो यहाँ पे इनका एक, यहाँ पे मैं बनाता हूँ छोटा सा, ये बड़ा मजे का केमिस्ट्री का टॉपिक है। और फर्ज करें कि ये एक मॉलिक्यूल है और इसके साथ कोई दूसरा मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों के सेंटर में ये मतलब एक बॉन्ड है, ठीक है। ये एक बॉन्ड की मदद से यानी कि आपस में जुड़े हैं। जब यहाँ पे हम इनको हरारत देते हैं तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है यहाँ से, तो ये एक वाला जो है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। यही सीन यहाँ पे समझिएगा कि जब हम पानी जो है उसको हिलाते हैं तो वो दीवारों के साथ टकराता है, तो उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, काइनेटिक एनर्जी हीट की वजह से वो ये मॉलिक्यूल की जो आपस की सतह है ये टूट जाती है और ये बखारात बन जाते हैं। यही वजह आपने लिखनी है कि जब हमारा मतलब मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन की वजह से, वो कहता है, ठीक है, कोलिजन पैदा होने की वजह से, हरारत की वजह से उनकी जो अंदर बॉन्ड होता है, बॉन्ड उनका वीक हो जाता है और वो आपस में टूट जाते हैं और वो यहाँ से मूव कर जाते हैं, वो स्केप हो जाते हैं। ये काफी इजी और मजे का पॉइंट है, इसको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, इस पॉइंट के अंदर क्या है बेसिकली, वो कहता है कि वही बातें रिपीट हो रही हैं। हीट कहता है किसी सप्लाई करनी पड़ती है किसी चीज को, फेज को हीट देनी पड़ती है अगर उसमें आप कोई चेंजिंग लाना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमें देखिएगा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
किसी पहले अभी तक जो हमने ऊपर हीट पढ़ी है वो एक स्पेसिफिक नॉर्मल हीट कह सकते हैं उसको आप, नॉर्मल, ठीक है। अब हीट के अंदर हम किसी चीज को हीट देते हैं पिघलाने के लिए, यानी कि उसको मेल्ट करने के लिए। हम किसी चीज को हीट देते हैं उसको वेपोराइट करवाने के लिए, यानी कि बखारात बनने के लिए। हर तरह की अलग अलग हीट को अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहाँ पे कहता है कि हम अगर किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं, मसलन कौन सा सॉलिड, आइस को मेल्ट करते हैं, वैक्स, आयरन, प्लास्टिक, कोई भी चीज आप उसको अगर मेल्ट करते हैं तो उसको मेल्ट करने के, यानी कि मेल्ट करने का मतलब होता है फ्यूज करना। फ्यूज करने की जो हीट है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। उसको किससे जाहिर करते हैं? LF से। ये एमसीक्यूज भी और शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर मतलब कोई ना कोई सॉलिड का मास तो होता है ना, अगर उसका कोई मास m है, ठीक है, तो उसको अगर कोई हम Q हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो कहता है फॉर मास, मतलब उसका मास m और हम उसको जो हीट अप्लाई करते हैं Q, तो इसका जो रिलेशन है, जो फार्मूला है वो हमारे पास है, Q जो है L फ्यूजन के लिए है, साथ में F लिखा है, ठीक है, लेटेंट हीट है, ठीक है, लेटेंट, और उसका जो मास है, इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो टोटल हीट के साथ उसका फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे कहता है अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, नो टेम्परेचर चेंज अकर इन द मेल्टिंग। वो कहता है कि अगर आप मिसाल के तौर पे किसी चीज को पिघलाना चाहते हैं तो उसका जो फार्मूला है वो Q इज इक्वल टू MLF है। ये मतलब हमें न्यूमेरिकल आएगा, प्रॉब्लम आएगा। कहता है कि अगर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल के अंदर जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए जो हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है वो है Q इज इक्वल टू MLF, ठीक है। अगर वो कहता है कि नो टेम्परेचर चेंज, अगर हम उसकी हीट को बढ़ाते जाते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे हमें 100 हीट प्रोवाइड है किसी चीज को मेल्ट करने के लिए, तो आप उसके नीचे ज्यादा आग लगाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उसको ज्यादा उसकी आग बढ़ाते जा रहे हैं, हीट इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो उसका 100 जो है इंक्रीज हो जाएगा। ये हो सकता है कि एक चीज 100 पे मेल्ट होती है वो 100 पे ही मेल्ट होगी, आप उसका 200 कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 200 को गेन कर रही है, नहीं, 100 जो एक्स्ट्रा आप उसको मतलब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसी और काम में लग जाएगी, जैसे कि उसको एवेपोरेट करवाने के लिए या कोई दूसरा काम। तो कहता है नो टेम्परेचर चेंज अकर इन द मेल्टिंग, ठीक है। कहता है जो उसकी स्पेसिफिक हीट है उससे ज्यादा हीट देंगे तो वो उसको मेल्टिंग में नहीं काम आएगी। ये उसने बात बड़ी अजीब तरीके से लिखी है, पूरे तरीके से लिखी है, फिर बच्चे को समझ आती है। अब हमारे पास वेपोराइजेशन की जो सब्सटेंस है, कोई चीज है उसको वेपोराइज करवाना, जैसे पानी को बखरात में तब्दील करने के लिए जो हीट हमारी इस्तेमाल होती है, उस हीट को हम हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन कहते हैं, और उसको हम LV के नाम से जाहिर करते हैं, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये भी काफी इजी पॉइंट है, ठीक है। अगर हमारा कोई मास m है, हम उसको मास m को जो हीट सप्लाई करते हैं Q, तो उसका जो फार्मूला है MLV, सेम फार्मूला, सिर्फ V और F नीचे छोटा सा चेंज करना है। अगर आप नो टेम्परेचर चेंज अकर इन द वेपोराइजेशन, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो वेपोराइजेशन को चेंज नहीं करता बल्कि किसी और काम में आ जाता है। ये आखिरी जो एंड पे आगे आगे पॉइंट लिखा है ना, उसको छोड़े। यहाँ पे कहता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं किसी सब्सटेंस का, स्पेसिफिक हीट जो है उसकी, फर्ज करेंगे वो C है, फर्ज करो कह रहा है, ठीक है, उसका जो मास है, यूनिट मास जो है उसका M यूनिट मास है, उसका जो सब्सटेंस बाय 1 डिग्री केल्विन आपने उसको टेम्परेचर दे दिया, ठीक है। और कहता है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मास M बाय डेल T वी मस्ट बी सप्लाई, यानी कि ये तीनों फार्मूलाज उसने हमें दे दिए हैं, वो भी फार्मूला था वो भी और ये भी, ठीक है। Q इज इक्वल टू MC, ये जो C है उसकी कोई स्पेसिफिक हीट है, और डेल T वो जो टेम्परेचर है, ठीक है। ये C और डेल जो T है उसने L की जगह पे लगा दी। तो यहाँ पे फर्ज करिएगा, ये जो डायग्राम दी है इस डायग्राम को देखिएगा कि यहाँ पे ये मुख्तलिफ छोटे छोटे ये बर्तन लिए हैं, ये मुख्तलिफ उनमें पानी डाला, ठीक है, यहाँ पे पानी है। अब यहाँ पे किया क्या, पहले नॉर्मल हीट, फिर हीट ऑफ फ्यूजन, फिर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, फिर ठीक है ये सारा सो ऑन। सबसे पहले क्या सीन है कि हमने पानी लिया, उसको गर्म करना शुरू किया, ठीक है। पानी फर्ज करें कि एक मखसूस दर्जा हरारत पे जो है वो मेल्ट करता है, तकरीबन जो हमारे पास वाटर है उसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो बर्फ होती है वो वाटर ही होता है, उसको जो बर्फ को मेल्ट करने का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तकरीबन आई थिंक 100 है, और वेपोराइजेशन पॉइंट 4 समथिंग कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, आप गूगल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कहता है कि अगर हमने मतलब पानी को गर्म किया, उसका मतलब जो टेम्परेचर है, कितने टेम्परेचर पे वो मेल्ट हुआ, कितने टेम्परेचर पे वो, फर्ज करें कि मेरे पास कोई बर्फ का टुकड़ा है, फर्ज करें मेरे पास कोई बर्फ का ये एक टुकड़ा है, अगर ये इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, तो अगर आप इसको टेम्परेचर जो है 500 डिग्री दे देंगे,
ठीक है। ये हत्ता के गर्म जीरो पे होता है, अगर आप इसको 500 दे देंगे तो ये जीरो पे ही मेल्ट होगा, जीरो टेम्परेचर पे ही मेल्ट होगा। ये जो बाकी आपके पास 499 बच जाएगा वो किसी और काम में लग जाएगा। यानी कि उसके कहने का मतलब है कि नो इंक्रीज टेम्परेचर एड हीट मेल्ट आइस, यानी कि अगर आप उसकी एनर्जी इंक्रीज कर देंगे टेम्परेचर तो वो हीट को मेल्ट करने के अलावा कोई काम नहीं करेगा। मतलब कि नो इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को मत इंक्रीज करो, जो हीट उसकी मेल्टिंग पॉइंट की है वो वही रहेगी। इसी तरह उसकी जो फ्यूजन की हीट है वो कितने टेम्परेचर पे फ्यूज होता है, वो फ्यूजन की उसकी हीट रहेगी, उसको कितने टेम्परेचर पे वेपोराइट होता है, वेपोराइजेशन वेपर में तब्दील होता है, वही उसकी हीट रहेगी। ठीक है। यहाँ पे ये जो नेक्स्ट उसकी जो वैल्यूज है सो ऑन एंड, जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं उसमें ये यहाँ पे मुख्तलिफ उसने टेम्परेचर दिए हैं, ये पॉइंट छोड़ दें, इजी है। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है इंट्रोपी, जो है हीट का ही कंसेप्ट है, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड आपने पढ़ा भी है पीछे काफी क्लासेस में। कहता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है इंट्रोपी, इंथैल्पी चेंज जो है इंट्रोपी, इसी को कहा जाता है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पहला पॉइंट ये है। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि स्टैटिकल नेचर ऑफ द हीट, यानी कि स्टैटिकल की मैंने आपको पीछे डिफाइन बताई थी, ये वही कीवर्ड उसने यूज किया है। कहता है हीट बिकम क्लियर, और ठीक है वो कहता है कि सेंचुरीज ईयर इट वाज अंडरस्टूड वगैरह वगैरह, यानी कि काफी चीजें वो बता रहा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे वो कहता है कि टेम्परेचर जो है वो टी है। ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो है हम किसी चीज को देते हैं वो उसको क्यू से जाहिर करते हैं। ठीक है। स्मॉल इंक्रीज इन एंट्रोपी, यानी कि हीट देना, हीट पर यूनिट टाइम, यानी कि किसी एक खास एक सेकंड में कितनी हीट दी जाती है, इस कंसेप्ट को वो कहता है कि हम इंट्रोपी का नाम देते हैं। इंट्रोपी इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। ठीक है। यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये क्विज भी है कि किसी खास वक्त के अंदर कोई खास अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करना किसी चीज को, उसकी इंट्रोपी कहलाता है, इंथैल्पी चेंज कहते हैं इसको, इंथैल्पी भी कहते हैं। ठीक है। इसको ऐसे से जाहिर किया गया है यहाँ पे। ठीक है। ऐसे ही जाहिर करते हैं, केमिस्ट्री में भी आपने अक्सर पढ़ा होगा कि ये जो क्यू है, ये जो हीट है, ठीक है, यूनिट टाइम। फर्ज करें कि किसी चीज को मैंने 100 हीट दे दी है। ठीक है। किसी चीज को मैंने 100 जो है हीट की जो मकदार है, मेरी आग जो जलाई है मैंने 100 केल्विन समझ लें या सेल्सियस समझ लें, और ये कितने टाइम पे मैंने 2 सेकंड में जलाई है। ठीक है। ठीक है। 2 को मैंने इससे डिवाइड किया, यानी कि मेरी जो इंथैल्पी है वो 50 आ गई है। ठीक है। एस की वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे उसने कीप इन एडिंग द लिटिल हीट, मतलब वो कहता है अगर आप हीट देते जा रहे हैं सिस्टम को, फिनाइट अमाउंट ऑफ हीट दे देते हैं, तो इंट्रोपी क्या करेगी, मतलब इंट्रोपी गॉट एडिंग अप द स्मॉल चेंजेस, मतलब इसमें स्मॉल चेंजिंग होगी ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे जो इंट्रोपी है वही, यहाँ पे हमने ये जो लैम्डा का साइन नजर आ रहा है, सॉरी इंटीग्रल का साइन नजर आ रहा है, T1 टेम्परेचर, फर्ज करेंगे पहले कोई चीज टेम्परेचर 1 पे थी, टेम्परेचर 1 उसका 0 था, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ता गया 100 हो गया, तो T1 से T2 का जो है वो कंक्लूजन निकाल के हम उसको माइनस कर लेते हैं। तो ये उसका जो है चेंज स्मॉल चेंजेस के लिए, क्योंकि इंटीग्रल का साइन हमेशा स्मॉल के लिए होता है। सिर्फ आपने ये वाला फार्मूला याद करना है कि S इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है आपने पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 37 जिसने कर लिया अच्छे से, वो बाकी चीजें अच्छे से कर लेता है। तो उस आगे में आपको जो हमारे पास हीट थी वो इक्वल थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हीट आप किसी चीज को देते हैं वो हीट प्लस वो जो वर्क करता है, उस हीट की वजह से जो वर्क होता है, उन दोनों का जो मजमूआ था हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक टोटल हीट थी। तो ये फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, इसी फार्मूला को जो हम दोबारा यहाँ पे मैं मेंशन करवाता हूँ आप लोगों को ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ये इतना सा फार्मूला आपने लेक्चर नंबर 37 में पढ़ा है, ये फार्मूला सिर्फ यहाँ पे लगा। ये यहाँ पे ये जो u है ये ई के इक्वल हमने वहां पे पढ़ा था एंड पे कि जो u है वो e के इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे ये जो वर्क था, ये जो वर्क है उसकी जगह पे हमने सिर्फ जो पी वी ऐड किया, ये भी फार्मूला है, फार्मूला सिर्फ फार्मूले चेंज हो रहे हैं। ठीक है। u प्लस पी वी हमने कर दिया। ये जो हमारे पास हमने पढ़ा था वर्क इज इक्वल टू पी और वी, ये जो सेंटर में डी है ये शॉर्ट मतलब वॉल्यूम के लिए था। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया, उसकी वैल्यूज पुट की, वैल्यूज दर्ज की हैं उसी के मुताबिक। जो लेक्चर नंबर 37 के मुताबिक ये भी हमने आगे पढ़ा था। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये u प्लस पी वी इज इक्वल टू, ये सारी इक्वेशन हमने कल पढ़ी थी, c और जो t था प्लस हमारे पास जो बोल्टमैन कांस्टेंट है, ये सारा जो हमने पीछे पढ़ा, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक ये सारी पहली लाइन जो है ये हमने लेक्चर नंबर 37 के अंदर कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था। तो अभी हमारे पास ये जो फार्मूला है q ओवर t, ये वाला जो फार्मूला है, इसके अंदर हमने क्या करना है, ये q की वैल्यू जो कि एंड पे हमें ये मिली थी 37 के अंदर, वो वैल्यू हमने इस क्यू की जगह पे ऊपर पुट कर देनी है, सिर्फ इस क्यू की जगह पे हमने उसको पुट करना है। ठीक है। क्यू की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी, c इज इक्वल टू टी ओवर टी
और एन के बी जो बोल्टमैन कांस्टेंट के मुताबिक और नंबर ऑफ मोल्स वी ओवर वी बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये जो सी है इस सी की वैल्यू भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो थी हमारे पास 3/2 एन के बी। इस सी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि यहाँ पे ये पुट की हुई है ये वाली वैल्यू। ठीक है, बाकी ये जो टी था, लॉग जो है एल्गोरिथम आपने सॉरी लोगारिथम आपने पढ़ा था, उसके अंदर कानून नंबर 1, कानून नंबर 2 और कानून नंबर 3 था। वहां पे कानून नंबर 3 के मुताबिक T2/T1 है। ठीक है, ये डिवाइड हो रहे हैं, साथ में ये जो हमारे पास एल लॉग लग गया, नेचुरल लॉग जो है हमने साथ में लगा दिया, प्लस का साइन ले लिया, ऊपर वाली इक्वेशन को सेम नीचे लिख दिया, और यहाँ पे V/V हो रहा है तो जो है नेचुरल लॉग लग गया ln V2/V1। ठीक है, इस C की जगह पे उसकी वैल्यू जो है हमने यहाँ पे पुट कर 3/2 NKB, और ये सारी वैल्यू नेचुरल लॉग पुट करके ये इतना सा आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने इसके अंदर सिर्फ इतना सा काम करना है, आपने ये जो एंड पे वैल्यू है ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को याद करना है। ठीक है, इस वैल्यू को याद करना है। बाकी ये क्वेश्चन को एक बार आप देख लें, काफी इजी है, वैल्यूज पुट की हैं बार बार जो हम पहले निकाल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट है इंट्रोपी इंक्रीज। अगर हमारी इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है, वी हैज हीट, अगर हमारी इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है इफ वी हीट अ गैस, अगर हम गैस को इंक्रीज करते हैं, पहले उस गैस का टेम्परेचर T1 था, बाद में हमने उसको हीट किया तो उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो T2 वो हमेशा T1 से ज्यादा होगा, पहले वाले से दूसरे वाला ज्यादा होगा। अगर इंट्रोपी इंक्रीज की जाती है तो उसका वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज होता है, पहला वॉल्यूम जो था वो कुछ छोटा था और बाद में उसका वॉल्यूम बढ़ के ज्यादा हो गया, तो V2 है V1 से इंक्रीज होगी। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिकल जो मैकेनिक्स के मुताबिक हमने पढ़ा कि इंट्रोपी जो है उसकी डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, यहाँ पे उसके कहने का मतलब ये है कि जब हमने पीछे भी मैंने बताया आपको स्टैटिकल मैकेनिक्स के मुताबिक कि अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसके अंदर हरारत पैदा होने की वजह से उसके मॉलिक्यूल के अंदर जो आपस में रिश्ता होता है, यानी कि जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है, यानी कि डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये बेसिकली डिसऑर्डर क्या होता है, उसका डिग्री जो अंदर प्लान होता है वो डिसऑर्डर हो जाता है, इंटरप्ट कर देती है इंट्रोपी, उसका जो डिग्री ऑर्डर है उसको डिसऑर्डर कर देती है। ठीक है, अगर हम एटम गैस जो है उसके अंदर जितने भी एटम है अगर हम उसको गर्म करते जाते हैं वो गर्म होती जाती है। ठीक है, इतनी गर्म हो जाती है वो बजिंग करने जाती है, जैसे बूम बूम करने लग जाती है, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। ठीक है, उसकी कभी डायरेक्शन ये गई कभी वो गई तो डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इंट्रोपी जो है अंदर की जो उसकी हरारत की वजह से उसकी जो डिसऑर्डर है वो ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसकी इंट्रोपी जो है वो ग्रेटर हो जाती है, यानी कि ऑर्डर उसका स्टैटिक सारा उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, यही उसने एग्जांपल दिया, आपने बेसिकली तकरीबन यहाँ तक ही पढ़ना है, ये वाली चीज भी आपने पढ़ लेनी है इंट्रोपी इंक्रीज। बाकी ये वाला जो पोर्शन है इसको आपने क्विज के तौर पे यहाँ पे देखना है, ये वाला पॉइंट भी आपने क्विज के तौर पे देख लेना है, कभी पेपर में नहीं आया। ठीक है, और बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है मोस्ट फेवरेट पर्सन इससे स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह, और हम लेक्चर नंबर 39 और हमारे 4-5 लेक्चर रह गए इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि हम फिजिक्स को कवर कर लेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।